Good morning everyone. We are starting preparation of SSC JEE exam. We are starting study of SSC JEE electrical exam 2018 solution. SSC exam का टेक्निकल पोर्शन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एसएससी एग्जाम का पैटर्न बता देता हूँ कि जो एसएससी एग्जाम होता है इसमें दो पेपर होते हैं, एक पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड। जो पेपर फर्स्ट होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और पेपर टू कन्वेंशनल टाइप होता है, जहां आपको डेरिवेशन और न्यूमेरिकल डिटेल्ड मैनर में लिखना पड़ता है। तो अभी हम फिलहाल पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं कि आपको पेपर फर्स्ट यदि निकालना है तो कैसे निकालोगे। तो पेपर फर्स्ट में 200 क्वेश्चन रहेंगे और इस 200 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल रहेगा और 100 क्वेश्चन आपका टेक्निकल रहेगा, ठीक है। और ये जो नॉन टेक्निकल पोर्शन रहेगा 100 क्वेश्चन का, इसमें से 50 मार्क्स की रीजनिंग आएगी आपकी और 50 क्वेश्चन आएंगे आपके जीके के। और ये जो 100 क्वेश्चन रहेगा ये आपका टेक्निकल रहेगा। इसमें आपका बीई और बीटेक या फिर अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है तो उसका डिटेल्ड सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं टेक्निकल पोर्शन की। जो क्वेश्चन आईडी है 901, जो एसएससी ने जो सॉल्यूशन सेंड किया था, तो उसी के थ्रू मैं आपको पूरे टेक्निकल क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ क्वेश्चन आईडी 901, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किस एलिमेंट में इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करने की प्रॉपर्टी होती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करने की प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटर के पास, और इसका जो सिंबल होता है इस प्रकार का होता है। और जब कैपेसिटर में से करंट फ्लो करवाते हैं तो कैपेसिटर करंट के पास में जो अपोजिशन प्रोड्यूस करता है उसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1/ओमेगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आईडी 902, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लिस्ट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन इट। इन दिए गए मटेरियल्स में से किस मटेरियल में सबसे कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्वेश्चन यही पूछ रहा है मुझसे। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया कि इंसुलेटर ऐसा होता है जो अपने अंदर से करंट फ्लो नहीं होने देता। और अपने अंदर से करंट क्यों फ्लो नहीं होने देता, क्योंकि इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब तक ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे तब तक ये करंट का फ्लो नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आईडी 903, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ। वाट किसकी यूनिट होती है, ये भी बहुत अच्छे से पता है आपको, पावर की यूनिट होती है। जो वाट, अगर हम बहुत डिटेल में बात करें तो एक्चुअल में वाट किसकी यूनिट होती है, वाट यूनिट होती है एक्टिव पावर या रियल पावर या ट्रू पावर। और इस एक्टिव पावर को ई से एक्सप्रेस करते हैं और इसकी वैल्यू होती है VI cos थीटा। cos थीटा यहाँ पर पावर फैक्टर, और इस एक्टिव पावर की जो यूनिट होती है ये वाट होती है। तो ये है डिटेल में। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 904, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिकल पावर के लिए कौन सा करेक्ट एक्सप्रेशन है, ये नहीं है, क्योंकि V इंटू आर, ये पावर का जो एक्सप्रेशन है वो होता है V²/R। ये पावर का करेक्ट एक्सप्रेशन है। तो ये कहाँ पर है, दिस इज इन फोर्थ ऑप्शन, मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। जो पावर की वैल्यू V इंटू आई भी होती है, और यहीं से देखो I की वैल्यू क्या होती है V/R, तो यहीं से ये फार्मूला आया V²/R। फिर क्वेश्चन आईडी 905, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको। क्वेश्चन आईडी 905, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस इन ओम ऑफ रजिस्टर। मीन्स मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, ठीक है। व्हेन द करेंट थ्रू द रजिस्टर इज 2 एम्पियर। जब इस रजिस्टर से 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, आगे पढ़ते हैं। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द रजिस्टर इज 40 वोल्ट। और इस रजिस्टर पर 40 वोल्ट का वोल्टेज है, तब मुझे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है V/I, 40/2 20 ओम, मीन्स इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 ओम। दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आईडी 907, determine the equivalent capacitance in microfarad of the given electrical network। इस पर्टिकुलर पॉइंट के अक्रॉस मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। तो मुझे इस पॉइंट के अक्रॉस जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए तो आप हमेशा लास्ट से सॉल्व करो। जैसे मुझे इस पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए तो आप इस साइड से सॉल्व करो, सर्किट को छोटा करते जाओ। अभी देखो यहाँ 10 और 40 सीरीज में, तो
जब कैपेसिटर सीरीज में होता है तो वहाँ रजिस्टर के पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला लगता है। तो ये हो जाएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा 10 इंटू 40 अपॉन 10 प्लस 40 मीन्स 400 बाई 50, ये 8 माइक्रोफेराड वैल्यू आ गई इसकी। तो इसे हटा के मैं 8 माइक्रोफेराड से रिप्लेस कर दूंगा। अब देखो ये 8 माइक्रोफेराड और ये 4 माइक्रोफेराड ये दोनों भी सीरीज में है, इसलिए यहाँ भी सेम करेंगे हम। जो रेजिस्टेंस के पैरेलल वाला फार्मूला कैपेसिटर के सीरीज में लगता है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 8 अपॉन 4 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 32 अपॉन 12। 32 अपॉन 12 कितना हो जाएगा 2.66। तो इस कॉम्बिनेशन की वैल्यू आ गई 2.66। ठीक है, अब इस कॉम्बिनेशन की ये 4 माइक्रोफेराड और ये 8 माइक्रोफेराड की वैल्यू आ गई है मेरे पास 2.66। तो इसलिए मैं इस पूरे सर्किट को हटा के 2.66 से रिप्लेस कर दूंगा माइक्रोफेराड। अब आप यहाँ पर देखिए ये 2.66 माइक्रोफेराड और ये 20 माइक्रोफेराड पैरेलल में है। क्यों पैरेलल में? मैंने पैरेलल की आपको बहुत अच्छे से पहचान बताई है कि जब करंट डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद फिर से मिल जाए। देखो यहाँ करंट, एक करंट यहाँ चला जाएगा और एक इस 2.66 माइक्रोफेराड की ब्रांच में चला जाएगा और यहाँ पर आकर मिल गया करंट, इसलिए ये दोनों ब्रांच पैरेलल में है। तो पैरेलल में सीरीज का फार्मूला लगता है यहाँ पर। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 20 माइक्रोफेराड प्लस 2.66 माइक्रोफेराड, तब यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 22.66 माइक्रोफेराड। दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो मैच हो रहा है क्या कोई? यस हो गया, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ID 908। डिटरमाइन द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इन mm ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मुझे कितना सेपरेशन है दोनों प्लेट के बीच में, ये मुझे फाइंड आउट करना है। और जो यूनिट है ये mm में होना चाहिए, ये सेपरेशन डिस्टेंस mm में होना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ता हूँ। When the area of the plates is 0.002 स्क्वायर मीटर। ठीक है, एरिया क्वेश्चन में गिवन है मुझे 0.002 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। द वोल्टेज ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 4 वोल्ट। ठीक है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से 4 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, ये 4 वोल्ट की बैटरी मैंने वहां बना दी। एंड द चार्ज स्टोर्ड ऑन द प्लेट इज 16 पिको कूलम। और जो चार्ज स्टोर है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर ये है 16 पिको कूलम। और हम जानते हैं कि 1 पिको कूलम इक्वल टू 10 की पावर -12 कूलम। ये रिलेशन मुझे पता है। और क्वेश्चन मुझसे क्या चाहता है? क्वेश्चन मुझसे चाहता है कि मैं इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में कितना सेपरेशन है ये फाइंड आउट करूं। तो सेपरेशन फाइंड आउट करने के लिए मुझे कैपेसिटर का एक फार्मूला याद आता है, C इक्वल टू A एप्सिलॉन D। अब यहाँ जो एप्सिलॉन होता है ये रिलेटिव परमिटिविटी होती है और इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन R। अब यहाँ पर कुछ भी मुझे गिवन नहीं है इस परमिटिविटी के बारे में, तो मैं ये मान के चलूँगा कि मेरा जो कैपेसिटर है वो एयर में है और एयर में एप्सिलॉन और रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 होती है। तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 हो जाएगा और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से पता होगी 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ये एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मुझे क्वेश्चन में गिवन है, D मुझे फाइंड आउट करना है, C मुझे गिवन नहीं है। मुझे अगर D चाहिए तो सबसे पहले तो C चाहिए। तो मेरे पास एक रिलेशन है, जो चार्ज होता है कैपेसिटर प्लेट पे प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज के होता है। तो जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है जिसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं। तो इस रिलेशन से C इक्वल टू Q अपॉन V, यहाँ से C की वैल्यू आ जाएगी। Q कितना क्वेश्चन में गिवन है 16 पिको कूलम, पिको मीन्स 10 की पावर -12 और वोल्टेज क्वेश्चन में गिवन है 4। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी 4 पिको फैरेड, 4 इंटू 10 की पावर -12 फैरेड। कैपेसिटेंस की यूनिट फैरेड होती है, तो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू भी आ गई
एरिया भी मेरे पास है, एप्सिलॉन भी मुझे पता है और डी चाहिए। बस इस रिलेशन में आप रख देते हैं वैल्यू, आंसर आ जाएगा हमारा। चलो देखते हैं कितनी वैल्यू आ रही है। ठीक है, हमारे पास ये रिलेशन है C इक्वल टू ए एप्सिलॉन अपॉन डी। जो C की वैल्यू है यहाँ पर ये है 4 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। ए कितना है, एरिया कितना है 0.002 मीटर स्क्वायर, 0.002 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन 0 के इक्वल है जो कि है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, और डी की वैल्यू मुझे चाहिए तो ये 10⁻⁻12 से ये 10⁻⁻12 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब डी की वैल्यू मुझे चाहिए तो जो डी की वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 0.002 इंटू 8.85 अपॉन 4। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.004425। ये वैल्यू आ जाएगी डी की और ये मीटर में रहेगी क्योंकि यहाँ सारी वैल्यू स्टैंडर्ड है। कैपेसिटेंस को मैंने फैरेड में लिया था, एरिया को मैंने मीटर में लिया था, तो इसलिए यहाँ जो सेपरेशन डिस्टेंस आएगी ये भी मीटर में आएगी। लेकिन क्वेश्चन मुझसे चाह रहा है कि मैं इस सेपरेशन डिस्टेंस की वैल्यू mm में निकालूं, तो चलो निकालते हैं। हम जानते हैं 1 मीटर में 1000 mm होता है, तो इसलिए जब मुझे इसे mm में कन्वर्ट करना है तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस इन mm इक्वल टू 0.00445 इंटू 1000, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 4.425 mm। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन मैच हो रहा है क्या, यस, करेक्ट आंसर भी 4.4। ठीक है, उन्होंने बाद के डिजिट को लिया ही नहीं तो मेरा आंसर आ गया, मीन्स ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ID 909। डिटरमाइन द पावर इन वॉट डिलीवर्ड बाय द करेंट सोर्स टू द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। मुझे पावर फाइंड आउट करना है कि ये करेंट सोर्स से कितनी पावर इस सर्किट को डिलीवर कर रहा है। और क्वेश्चन बोल रहा है इन वॉट, इन वॉट का मतलब एक्टिव पावर की बात कर रहा है और एक्टिव पावर का फार्मूला होता है VI cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक बात देखिए कि जो cos थीटा है यहाँ पर कितना होगा, यहाँ 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि पावर फैक्टर का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है R/Z होता है, लेकिन यहाँ रजिस्टर के अलावा कोई और एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए ये Z की वैल्यू भी किसके इक्वल आएगी, R के इक्वल आएगी, इसलिए R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, cos थीटा आ जाएगा 1। तो पावर की वैल्यू अगेन V इंटू आई हो गई। ठीक है, अब देखो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कितनी पावर डिलीवर हो रही है। ये बहुत ईजी है, देखो करंट तो ऑलरेडी गिवन है 5 एम्पियर, बस मुझे इस करंट सोर्स के ऊपर कितना वोल्टेज है ये फाइंड आउट करना है, मीन्स इस पर्टिकुलर पॉइंट के क्रॉस कितना वोल्टेज है। तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि V वोल्टेज है इस पर्टिकुलर पॉइंट के क्रॉस। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे यदि इस 5 एम्पियर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो मुझे इस लूप में KVL लगाना पड़ेगा, और KVL मैं तब लगा सकता हूँ जब मुझे इस ब्रांच का वोल्टेज पता हो और इस ब्रांच का वोल्टेज पता हो। इसे V1 नाम देता हूँ, इसे V2 नाम देता हूँ। तो कैसे फाइंड आउट करूँगा, बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ का वोल्टेज तो मुझे पता चल जाएगा इस 2 ओम के ऊपर कितना वोल्टेज है, क्योंकि 5 एम्पियर करंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो 2 ओम में से जाएगा तो यहाँ 10 वोल्टेज का ड्रॉप कर देगा। और डायरेक्शन कैसी रहेगी, प्लस टू माइनस, करंट इस रजिस्टर में इस साइड से इस साइड जा रहा है, इसलिए ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है। ठीक है, अब उसके बाद पर मुझे इस ब्रांच में करंट चाहिए, तो इस ब्रांच में मुझे करंट निकालना है। करंट यहाँ तक तो 5 एम्पियर जाएगा यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इधर करंट चला जाएगा I1, इस साइड करंट चला जाएगा I2। तो जब मुझे I1 की वैल्यू चाहिए तो I1 की वैल्यू कैसे निकाल लूंगा मैं, करंट डिवीजन टेक्निक से। टोटल करंट 5 एम्पियर, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, जिसमें करंट चाहिए उसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस। अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये 10 और 3 13 ओम। अगर आपको KVL KCL करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन टेक्निक में प्रॉब्लम है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक देकर रखी है, वहाँ से आप KVL और KCL लर्न कर सकते हो। ये KVL KCL मैंने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को पढ़ाया था बीटेक के। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 50/30, 3.84 एम्पियर। अब मेरे पास I1 करंट की वैल्यू आ गई है, और जब ये I1 करंट इस R2 रेजिस्टेंस से होकर पास होगा तो यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप होगा, कितना होगा
3.84 इंटू 3 मीन्स 11.52 वोल्ट। और डायरेक्शन कैसी रहेगी, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, क्योंकि करंट इस साइड से इस साइड जा रहा है, इसलिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अब मेरे पास इस लूप में सभी ब्रांच का वोल्टेज मुझे पता है, तो मैं यहाँ KVL अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ KVL अप्लाई कर रहा हूँ। इस लूप में नाम दे देता हूँ इसे A B C D। KVL इन लूप A B C D A। तो A से B गया तो V वोल्ट का गेन हुआ, B से C गया तो 10 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, क्योंकि प्लस से माइनस जा रहा हूँ। फिर यहाँ भी प्लस से माइनस जा रहा हूँ, तो यहाँ 11.52 वोल्टेज का ड्रॉप हो गया। फिर D से ये वापस आ गया, यहाँ कुछ भी ड्रॉप नहीं हो रहा, और टोटल वोल्टेज लूप का 0 होता है, ये मुझे पता है। तब यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी 21.52 वोल्ट। अब मुझे करंट सोर्स की वैल्यू पता चल गई, वोल्टेज पता चल गया, तब मुझे पावर निकालना बहुत ईजी हो गया। ये करंट सोर्स की वैल्यू है, सॉरी वोल्टेज है 21.52। अब मुझे इस करंट सोर्स का वोल्टेज भी पता है, करंट भी पता है, मैं बहुत इजीली पावर निकाल लूँगा। इसलिए पावर डिलीवर्ड बाय करंट सोर्स 21.52 इंटू 5, जो कि आ जाएगा 107.6 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ये सेकंड ऑप्शन मेरे आंसर के बहुत पास में है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, इनका भी इतना ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द पावर इन वॉट ऑफ लैंप A एंड लैंप B रेस्पेक्टिवली फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम। मुझे इन दोनों लैंप की पावर फाइंड आउट करना है, और जो पावर का फार्मूला होता है, जब आपके पास वोल्टेज गिवन हो और रेजिस्टेंस गिवन हो उस कंडीशन में। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हो क्या रहा है। यहाँ पर ये दोनों लैंप सीरीज में है और इनका रेजिस्टेंस गिवन है, तो ये मानकर चलते हैं कि दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। तो उस कंडीशन में इस लैंप A की जो पावर हो जाएगी वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में हो जाएगी V²/R। तो मैं इसके वोल्टेज को V1 मान लेता हूँ और इसके वोल्टेज को V2 मान लेता हूँ। तो इस लैंप A की पावर हो जाएगी V1²/10, और इस लैंप B की जो पावर हो जाएगी जो हो जाएगी V2²/5। तो इस 10 ओम पर कितना वोल्टेज होगा, हम वोल्टेज डिवीजन टेक्निक लगा लेंगे। वोल्टेज डिवीजन टेक्निक तो आपको बहुत अच्छे से आती होगी। V1 इक्वल टू टोटल वोल्टेज, और जिस ब्रांच का वोल्टेज फाइंड आउट करना है उसी का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 80/3। V2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसी प्रकार से। V2 की वैल्यू हो जाएगी, फिर से वोल्टेज डिवीजन टेक्निक, टोटल वोल्टेज, जिस ब्रांच का वोल्टेज फाइंड आउट करना है उसी का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये वैल्यू आ गई 40/3 वोल्ट। V1 की वैल्यू भी है, V2 की वैल्यू भी है। अब मुझे इस लैंप A की पावर चाहिए, तो मैं यहाँ वैल्यू रख दूंगा, तो मुझे लैंप A की पावर आ जाएगी, और इस फार्मूले में वैल्यू रख दूंगा तो यहाँ लैंप B की पावर आ जाएगी। तो चलो P1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। V1² मीन्स 80/3 का स्क्वायर, 80/3 का स्क्वायर करेंगे अपॉन 10, तो ये यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर V2 की वैल्यू पुट करेंगे, V2 की वैल्यू कितनी है 40/3, तो 40/3 का होल स्क्वायर इंटू 1/5। तो इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 6400, ये हो जाएगा 9 10 90। ठीक है, जा रहा है क्या है 7 टाइम्स 71.11। ये P1 की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से P2 की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 1600/45, जितना कैंसिल आउट हो सकता है करते हैं। 9 टाइम्स 3 टाइम्स, फिर और जा रहा है क्या 5 टाइम्स 35.5। देखो कोई ऑप्शन आ रहा है कि मैच हो रहा है 71.11 और 35.5। ये 35, देखो ये ऑप्शन नियरली अबाउट है, अप्रॉक्सीमेट है। ठीक है, तो एक्चुअल एक बार और देख लेते हैं, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। 640/9, ठीक है, ये करेक्ट है 71.11, और ये भी करेक्ट है। तब ये आंसर हमारे ऑप्शन के अप्रॉक्सीमेट है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ID 911, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये हमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट आप देखिए, सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर वोल्टेज कैलकुलेशन।
ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि वोल्टेज कैलकुलेशन के लिए तो हम यूज़ करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम को। सेकेंड पॉइंट है सुपरपोजिशन थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर पावर कैलकुलेशन। ये एकदम करेक्ट है, हम पावर कैलकुलेशन के लिए यूज़ नहीं करते हैं इसका। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से पहले मैंने वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया, फिर सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से मैंने करंट कैलकुलेट कर लिया और फिर इनका प्रोडक्ट कर दिया। तो इस प्रकार से मैं पावर निकाल सकता हूँ, लेकिन डायरेक्टली पावर निकालने के लिए सुपरपोजिशन के पास कोई थ्योरम नहीं है। फिर थर्ड, सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर बायलैटरल एलिमेंट, जबकि बायलैटरल एलिमेंट के लिए तो हम यूज़ करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। फोर्थ, सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर होते हैं, इनके लिए तो हम डेफिनेटली यूज़ करते हैं, इसलिए ये फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, सिर्फ ऑप्शन 2 इज करेक्ट। यहाँ पर बायलैटरल एलिमेंट का मीनिंग होता है कि करंट का फ्लो जो दोनों डायरेक्शन में करवाता हूँ, जैसे कि रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इनमें करंट का फ्लो दोनों डायरेक्शन में हो सकते हैं, इसलिए ये सारे के सारे बायलैटरल एलिमेंट हैं। और यूनिलैटरल एलिमेंट की अगर कोई आपसे पूछे क्या है, तो आपको बोलना है कि सर ऐसा एलिमेंट जिसमें करंट का फ्लो ओनली वन डायरेक्शन में होता है, जैसे डायोड, ये यूनिलैटरल एलिमेंट है, इसमें करंट का फ्लो ओनली वन डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ID 912, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एलिमेंट इन अ सर्किट। इसमें से कौन सा एलिमेंट एक्टिव है? देखो, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर ये तीनों के तीनों पैसिव एलिमेंट है, तो अब एक ही एलिमेंट है जो एक्टिव एलिमेंट होगा, तो ये है करंट सोर्स, दिस इज एन एक्टिव एलिमेंट। देखो, एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट को आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसे एलिमेंट जो ओनली एनर्जी कंज्यूम करते हैं, खर्च करते हैं, डिसिपेट करते हैं, ये है पैसिव एलिमेंट, जिन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो एनर्जी कभी क्रिएट नहीं करते हैं। और जो करंट सोर्स है ये एनर्जी क्रिएट करता है, तो ऐसा एलिमेंट जो एनर्जी क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ये सारे एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पर करंट सोर्स एक एक्टिव एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ID 913, द क्लोज्ड पाथ मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल ब्रांचेस ऑफ द नेटवर्क इज कॉल्ड। जो क्लोज पाथ है वो क्या कहलाता है? टर्मिनल तो बिल्कुल नहीं कहलाता है, सर्किट हो सकता है, लूप हो सकता है, जंक्शन भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ये है लूप। देखो, सर्किट जो है ये क्लोज भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है सर्किट के केस में। लेकिन जो लूप होता है वो ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो क्लोज होता है। दो ऑप्शन यहाँ आ सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन में मेज दिया रहता तो आप मेज को भी प्रेफर कर सकते हो कि मेज भी एक क्लोज्ड लूप है। लूप और मेज में क्या डिफरेंस है? ऐसा क्लोज्ड पाथ जो अपने अंदर और कोई क्लोज्ड पाथ नहीं रखता है, मेज कहलाता है, और लूप कोई भी क्लोज्ड पाथ, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से देखो, यहाँ पर ये एक सर्किट है कोई मेज, तो ये एक क्लोज्ड पाथ है, A B C D E F, ये पूरा क्लोज्ड पाथ है, तो ये लूप है। ये एक क्लोज्ड पाथ है, ये भी लूप है, ये एक क्लोज्ड पाथ है, ये भी लूप है। तो जितने भी क्लोज्ड पाथ है सारे के सारे लूप कहलाते हैं। और मेज क्या है? ऐसा क्लोज्ड पाथ जो अपने अंदर और कोई क्लोज पाथ नहीं रखता, जैसे कि ये वाले, ये क्लोज्ड पाथ अपने अंदर और कोई क्लोज पाथ नहीं रखता, इसलिए ये मेज है। ये देखो, ये एक ऐसा क्लोज्ड पाथ है जो अपने अंदर कोई और क्लोज्ड पाथ नहीं रखता, इसलिए ये भी लूप है, सॉरी ये भी मेज है। क्वेश्चन ID 914, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट तो आपको पता ही होगा कि जो करंट होता है रजिस्टर में फ्लो होने वाला, ये अप्लाइड वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। जो करंट है किसके प्रोपोर्शनल होता है? अप्लाइड वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। आई प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज ये होता है। और एक बात का और ख्याल रखना कि ये ओम्स लॉ में ये आई प्रोपोर्शनल टू वी उसी कंडीशन में वैलिड है जब फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट हो। व्हेन फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब फिजिकल कंडीशन का मतलब होता है कि सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर, सेम प्लेस, ये तीनों कंडीशन को हम फिजिकल कंडीशन बोलेंगे। जब ये तीनों कंडीशन कांस्टेंट है तभी आई प्रोपोर्शनल टू वी वाला कॉन्सेप्ट वैलिड है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे ओम्स लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है।
वोल्टेज इज ऑलवेज इक्वल, इक्वल नहीं होता, प्रोपोर्शनल होता है। वोल्टेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, नहीं। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, यस। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ये मुझे सही लग रहा है। आगे और पढ़ लेते हैं। करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द वोल्टेज, देखो ये करंट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज, ये मीन्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन आईडी 915, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट I5? इस I5 की वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है, इन एम्पियर फॉर द गिवन नेटवर्क। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्राई करते हैं क्या कर सकते हैं। यहाँ पे ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने ट्राई किया, यहाँ देखो I7 करंट इधर जा रहा है और I8 करंट यहाँ जा रहा है, 4 एम्पियर इधर जा रहा है और 3 एम्पियर इधर जा रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली इस पर्टिकुलर पॉइंट पर 7 एम्पियर करंट जा रहा होगा। तभी तो इधर 4 एम्पियर जा रहा है, इधर 3 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, ये कॉमन सेंस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ 7 एम्पियर जा रहा है, यहाँ 2 एम्पियर जा रहा है, और यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या हो रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं KCL अप्लाई कर देता हूँ। KCL क्या होता है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट कौन सा है, 2 एम्पियर, प्लस और कौन सा इनकमिंग हो रहा है, ये 5 एम्पियर भी इनकमिंग है, ये 4 एम्पियर भी इनकमिंग है। तो ये इनकमिंग है, तो आउटगोइंग करंट तो एक ही है जो कि है I4। तो I4 की वैल्यू हो गई 549 टू 11 एम्पियर। यहाँ पर 11 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है, 11 एम्पियर करंट यहाँ जा रहा है। फिर यहाँ मैं एक बार और KCL लगा लूँगा इस पर्टिकुलर नोड पर। यहाँ भी इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट कितना है यहाँ पर, 11 एम्पियर, और बाकी सारे करंट आउटगोइंग है। ठीक है, आउटगोइंग करंट कौन कौन सा है, I5 है आउटगोइंग करंट। ये जो 7 एम्पियर करंट है, ये देखो ये भी आउटगोइंग है, और ये 2 एम्पियर भी आउटगोइंग है। तो 7 + 2 9, ये 9 हो गया। जब ये इस साइड आ जाएगा तो I5 की वैल्यू हो जाएगी 11 - 9 मीन्स 2 एम्पियर, मीन्स दिस इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ID 916, डिटरमाइन द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अक्रॉस टर्मिनल X एंड Y। इस X एंड Y टर्मिनल पे मुझे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब मैं फाइंड आउट करता हूँ, तो जितने भी सर्किट में वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स प्रेजेंट रहते हैं, सबको मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ, मीन्स हटा देता हूँ। और वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए क्या किया जाता है, शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। और करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए ओपन सर्किट कर दिया जाता है। तो यहाँ तो मैं शॉर्ट सर्किट कर दूंगा। तो ये मेरा टर्मिनल है X और Y, इसे ओपन ही रहने देता हूँ। ये 8 ओम, ये 8 ओम, ये शॉर्ट सर्किटेड हो गया। ये वोल्टेज सोर्स भी शॉर्ट सर्किटेड हो गया। अब जब भी मुझे R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, R इक्विवेलेंट को RTH भी बोलते हैं, तो इस ओपन टर्मिनल से करंट फ्लो करवा के देखता हूँ मैं। एक करंट यहाँ चला गया, एक करंट यहाँ चला गया, और करंट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर मिल गया। तो जब करंट बटने के बाद फिर से मिल जाए तो ऐसी ब्रांच पैरेलल ब्रांच कहलाती है। देखो यहाँ करंट बटा और यहाँ पर आकर मिल गया। तो जब करंट बटने के बाद फिर से मिल जाए तो ऐसी ब्रांचेस पैरेलल ब्रांच कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि 8 ओम और 8 ओम पैरेलल में है। ठीक है, अच्छा ये 6 ओम है, सॉरी ये 6 ओम है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 8 ओम और 6 ओम पैरेलल में है, तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं। R इक्विवेलेंट या RTH इक्वल टू 8 × 6 अपॉन 8 + 6, 8 × 6 48, 8 + 6 14। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी हमारी 3.43, मीन्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन ID 917, व्हाट विल बी द वोल्टेज इन वोल्ट बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इन द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में A और B पॉइंट के बीच में कितना वोल्टेज है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत इजी है, ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे आपको A और B पॉइंट का बीच का वोल्टेज चाहिए, तो आप सबसे अच्छा काम ये कीजिए कि इस लूप में जितनी भी ब्रांचेस है, सारी ब्रांच का वोल्टेज फाइंड आउट कर लीजिए। जब हमें वोल्टेज मिल जाएगा तो हम इसमें KVL लगा लेंगे, तो हमें A और B पॉइंट के बीच का वोल्टेज मिल जाएगा।
अभी तो फिलहाल मैं ये एजम्पशन कर रहा हूँ कि यहाँ ए और बी पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज है वो वी है और पोलैरिटी इस प्रकार से है। तो यहाँ पर मैं किस प्रकार से इस लूप में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट करूँगा। देखो ये जो 4 एम्पियर करंट है ये इस ओम में 4 एम्पियर एज इट इज़ फ्लो होगा, क्योंकि इस 4 एम्पियर के पास और कोई पाथ नहीं है यहाँ तक तो 4 एम्पियर करंट ही फ्लो होगा। तो 4 एम्पियर करंट इस 8 ओम से पास होगा तो यहाँ 32 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा और पोलैरिटी इस प्रकार से होगी। अब 8 एम्पियर करंट यहाँ तक आएगा और यहाँ 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है उसे I1 नाम दे रहा हूँ और यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है उसे I2 नाम दे रहा हूँ। तब I1 की वैल्यू मैं करंट डिवीजन टेक्निक से फाइंड आउट करता हूँ। I1 की वैल्यू हो जाएगी टोटल करंट इंटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस। टोटल करंट 4 एम्पियर है तो ये 4 एम्पियर अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। करंट डिवीजन टेक्निक के लिए फार्मूला क्या है? टोटल करंट इंटू अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो इसे कैलकुलेट करते हैं। 4 इंटू 4 16 अपॉन 6, इट्स वैल्यू 2.66 एम्पियर। देन वोल्टेज अक्रॉस दिस 2 ओम 5.33 वोल्ट। 5.33 वोल्ट कैसे हो जाएगा? जब इस 2 ओम में से करंट पास होगा I1 करंट, तब यहाँ पर 5.33 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 2.66। और पोलैरिटी कैसे रहेगी? यहाँ प्लस यहाँ माइनस, क्योंकि करंट इस साइड से इस साइड जा रहा है। ठीक है, बस अब इस लूप में मैं KVL अप्लाई कर देता हूँ इस लूप में। तो सबसे पहले मैं चलना स्टार्ट करता हूँ इस प्रकार से। ये B है, ये A है, इसे C नाम दे दूँ, इसे D नाम दे दूँ। तो एक लूप है BACD, इस लूप में KVL अप्लाई करता हूँ। तो पहले B से स्टार्ट किया, B से A गया, V वोल्ट का गेन हो गया। फिर प्लस से माइनस गया, जब प्लस से माइनस जाऊँगा तो लॉस हो जाएगा 32 वोल्ट का। फिर C से D गया तो फिर 5.33 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस से माइनस जा रहा हूँ। अगर आपको KVL और KCL में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरा बेसिक लेक्चर देख लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं KVL और KCL पर बेस्ड लेक्चर की लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना वहाँ से। टोटल वोल्टेज 0 हो गया तो V की जो वैल्यू आ गई ये आ गई 37.33 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन नियरली अबाउट है? देखो दिस इज 37.32, ये मेरे आंसर के अप्रॉक्स हैं, बहुत पास में है। क्वेश्चन ID 918, व्हाट विल बी द वोल्टेज इन वोल्ट्स एट नोड ए ऑफ द गिवन सर्किट डायग्राम। इस नोड ए पर कितना वोल्टेज अपेयर हो रहा है ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं अभी कंसिडर कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो VA है। तो इस VA पर मैं एक नोडल एनालिसिस लगा देता हूँ। और नोडल एनालिसिस में क्या होता है ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, और आपको अगर नहीं पता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। नोडल एनालिसिस में क्या होता है, जिस नोड को मैं सॉल्व करता हूँ ये कंसिडर करता हूँ कि उसका वोल्टेज सबसे हाईएस्ट है इंटायर सर्किट में जितने भी वोल्टेज हैं। तो जब ये हाईएस्ट है उस कंडीशन में करंट इस साइड से इस साइड फ्लो होगा, इस साइड से इस साइड फ्लो होगा और इस साइड से इस साइड फ्लो होगा, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। यहाँ कितने नोड है? तो हम यहाँ बोलेंगे कि यहाँ 2 नोड्स हैं। एक तो ये वाला एक नोड है और ये वाला एक नोड है। नोड क्या है? तो जहाँ 3 आर मोर देन 3 ब्रांचेस कनेक्ट, 3 आर मोर देन 3 ब्रांचेस कनेक्ट, कॉल्ड नोड। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। कुछ RGPV की जो बुक्स होती है वहाँ पर उन्होंने लिखा है कि 2 और मोर देन 2 नोड, तो वो गलत है। जहाँ 3 और मोर देन 3 ब्रांचेस कनेक्ट होती है कॉल्ड नोड, ये नोड पॉइंट है। तो यहाँ एक्चुअल में कितने नोड है आपसे पूछेंगे तो आपको बोलेंगे कि 2 नोड है। देखो और एक ये पॉइंट है जहाँ 3 से ज़्यादा ब्रांच कनेक्ट होती है, तो यहाँ 2 नोड है, लेकिन एक नोड को हम रेफरेंस मान लेते हैं। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ नोड्स इन फॉलोइंग सर्किट, इस प्रकार से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ 2 नोड है, लेकिन एक नोड को क्या मान लेता हूँ? रेफरेंस मान लेता हूँ। तो जो इफेक्टिव नोड है वो एक्चुअल नोड का एक कम हो जाते हैं। इफेक्टिव नोड यहाँ 1 है, इफेक्टिव नोड 1 है और टोटल नोड 2 है। अब इसे सॉल्व करते हैं नोडल एनालिसिस की हेल्प से। अब देखो यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है ये I1 करंट फ्लो हो रहा है, इस साइड जो करंट फ्लो हो रहा है I2 करंट फ्लो हो रहा है, इस साइड जो करंट फ्लो हो रहा है I3 करंट फ्लो हो रहा है। तो
KCL एट नोड ए, थोड़ा ऊपर से करते हैं, KCL एट नोड ए, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट तो कुछ भी नहीं हो रहे हैं, सब दूर जा रहे हैं, तो इनकमिंग करंट जीरो हो गया, आउटगोइंग करंट क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 कितना हो गया, VA माइनस 12/2, VA माइनस 12/2। I2 कितना हो गया, VA माइनस जीरो, जो रेफरेंस नोड है उसका वोल्टेज 0 वोल्ट कंसिडर करना है मुझे, करते हैं। VA माइनस 0/1 मीन्स VA/1। फिर यहाँ पर VA माइनस 24/2, VA I3 की वैल्यू VA माइनस 24/2। तो बस यहाँ मुझे VA की वैल्यू फाइंड आउट करना है। नोड ए का वोल्टेज, यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन मुझे, और यहाँ से नोड ए का वोल्टेज मिल जाएगा मुझे। इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो VA कॉमन हो जाएगा, इन तीनों में VA है, तो इसका VA का कोफिशिएंट 1/2 यहाँ पर, यहाँ VA का कोफिशिएंट 1, यहाँ VA का कोफिशिएंट 1/2, और ये माइनस 12/2 इस साइड आएगा तो 6 आ जाएगा, माइनस 24/2 इस साइड आएगा तो ये 12 हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, ये 6 प्लस 12 18 हो जाएगा। ये VA, ये हाफ एंड हाफ 1 हो जाएगा, और ये 1 2 हो जाएगा, तो अंदर आ जाएगा 2, तो VA की वैल्यू होगी 18/2, 18/2 9 वोल्ट, तो VA की वैल्यू 9 वोल्ट आ गई। देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, यस ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। वैसे इतना टाइम नहीं लगता है, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना सारा पैरामीटर आपको बताया। अगर आपको नोडल एनालिसिस में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे बेसिक लेक्चर को देखिए, डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी वहाँ पर। आप मेरा नाम सर्च कीजिए यूट्यूब पर, हरिओम नरवरे, वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाइए, और प्ले लिस्ट में BEEE नाम से यूनिट 1 में मिलेगा, ये यूनिट 1 में आपको उसका पूरा बेसिक मिल जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन ID 919, व्हाट विल बी द करंट इन एम्पियर थ्रू 4 ओम। इस 4 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। आगे, इफ अ सोर्स ऑफ 4 वोल्ट, if a source of 4 volt with internal resistance of 2 ohm is connected XY terminal with positive terminal at X। अच्छा, ये बोल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ये मुझे बोल रहा है कि 4 ओम वाली ब्रांच में करंट बताइए कितना फ्लो हो रहा है जब मैं इस XY पॉइंट पर एक 4 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दूंगा, और इस 4 वोल्ट का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये 2 ओम होगा। उस कंडीशन में कितना करंट इस 4 ओम में फ्लो हो रहा है ये मुझे बताना है। ये क्वेश्चन इजी है। देखो मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 2 टेक्निक है। जब 2 या 2 से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स हो तो हम सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा ये। चलो ट्राई करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में हम क्या करते हैं, सेपरेटली वोल्टेज कंसिडर करते हैं। हम दो मेथड से करेंगे, नोडल एनालिसिस से भी करेंगे इस क्वेश्चन को, और सुपरपोजिशन से भी करने वाले हैं इसे। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले सुपरपोजिशन से। सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या होता है, अगर 2 सोर्स है सर्किट में, तो पहले एक सोर्स को कंसिडर करेंगे और उसके कारण कितना करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट करेंगे। फिर दूसरे सोर्स को कंसिडर करेंगे और उसके कारण कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले मैं कंसिडर कर रहा हूँ 2 एम्पियर सोर्स। सॉल्यूशन, कंसीडर 2 एम्पियर सोर्स। तो ठीक है, जब 2 एम्पियर का सोर्स को कंसीडर करूँगा उस कंडीशन में दूसरे जो सोर्स रहता है उसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ, नेगलेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने कंसीडर किया इसे, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 2 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस को एज इट इज़ रहने देंगे और जो वोल्टेज सोर्स है उसे शॉर्ट कर देंगे, ये शॉर्ट कर दिया। अब फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर मुझे इस 4 ओम वाली ब्रांच में करंट चाहिए, तो इस 4 ओम वाली ब्रांच में यदि मुझे करंट चाहिए तब मुझे इस सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अगर इस 4 ओम वाली ब्रांच में करंट चाहिए तो सबसे पहले तो मुझे इस पैरेलल कॉम्बिनेशन पर यहाँ पर कितना करंट आ रहा है इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, ये वैल्यू मुझे चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे I1 नाम देता हूँ मैं, और इसे I' नाम देता हूँ। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब आपको समझ में नहीं आए कि मुझे करना क्या है, उस कंडीशन में सर्किट को छोटा करना चालू करो। सर्किट को छोटा करो। तो सर्किट को छोटा कैसे करते हैं ये तो मैंने आपको बताया है। आप लास्ट से सॉल्व करो। ये जो ब्रांच है 2 ओम और 4 ओम ये पैरेलल में है, तो 2 × 4/2 + 4 ये हो जाएगा 8/6।
8/6, ये इसकी जगह पर मैं 8/6 लिख दूंगा। चलो लिखता हूँ, सर्किट को थोड़ा छोटा करता हूँ। ये 2 एम्पियर, ये 2 ओम की ब्रांच, ये 2 ओम, ये जो ब्रांच है ये 8/6 ओम। 8/6 को थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, 4/3 ओम। ठीक है, तो ये 4/3 ओम आ गया। तो मुझे इस 4/3, ये 4/3 क्या है, एक्चुअल में पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसमें कितना करंट आ रहा है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये तो मैं करंट डिवीजन टेक्निक से निकाल लूँगा। यहाँ पर I1 करंट जा रहा है, ठीक है, मैं फाइंड आउट करता हूँ I1 की वैल्यू। तो करंट डिवीजन टेक्निक से I1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला क्या है, टोटल करंट अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, जिसमें करंट फाइंड आउट करना है उसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस में इसे और इसे जोड़ दीजिए, तो ये 2 ओम प्लस ये 2 ओम और 4/3 कितना हो जाएगा, 2 + 4/3 10/3। तो ये जो ब्रांच है ये 10/3 ओम की ब्रांच है। ठीक है, इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, तब I1 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 2 × 2/6 16/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 × 2 × 3/16, तो ये 4 हो जाएगा, 4 से 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 3/4 एम्पियर। ये 3/4 एम्पियर इस I1 की वैल्यू आ जाएगी। ये देखो, तो अब 3/4 एम्पियर आगे मेरे पास वैल्यू। तो अब करंट डिवीजन की हेल्प से साइड एस की वैल्यू निकालूंगा। I1 कितना आ गया मेरे पास, 3/4 एम्पियर। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जा रहा है, इसलिए हम एक दूसरी टेक्निक से भी करेंगे इसी क्वेश्चन को। 3/4 आ गया, तब यहाँ I डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I डैश इक्वल टू टोटल करेंट अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स, तो I डैश की वैल्यू आ गई 1/4 एम्पियर। तो 2 एम्पियर करंट सोर्स के कारण 1/4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब इस 4 वोल्ट के कारण इस 4 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये फाइंड आउट कर लेता हूँ। चलो करते हैं, ऐसे नहीं है, इससे लाते हैं। ठीक है, अब इस 4 वोल्ट के कारण इस 4 ओम में कितना करंट आ रहा है वो फाइंड आउट करते हैं। तो उस कंडीशन में इस 2 एम्पियर के करंट सोर्स को मैं ओपन कर दूंगा। तो इसे ओपन कर देते हैं, तो ये जो नया सर्किट बन के आएगा वो ऐसा आएगा, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 2 ओम और ये 4 वोल्ट। ये 4 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। तो मुझे इस 4 ओम में करंट चाहिए, तो इसे I डबल डैश नाम देता हूँ, इसे I2 नाम देता हूँ। तो I2 की वैल्यू, I2 के एक्चुअल में टोटल करंट है, तो मुझे टोटल करंट के लिए इसका R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा इस साइड से, क्योंकि सोर्स मेरा इस साइड है। तो ठीक है, ये 2 और 2 सीरीज़ में हो गया, तो 4, और ये 4 पैरेलल में हो गया, तो 2 ओम, ये 2 ओम फिर सीरीज़ में आ जाएगा, तो ये 2 और 2 ये हो जाएगा 4 ओम। ठीक है, ये 4 ओम और ये 4 ओम पैरेलल में आ गए, तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा 2 ओम का। फिर ये जब 2 ओम और ये 2 ओम सीरीज़ में आ जाएंगे, तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा सीरीज़ में, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 ओम। तो 4 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो करंट कितना हो गया यहाँ पर, I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल वोल्टेज 4 वोल्ट, टोटल करंट 4 ओम, तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, 1 एम्पियर करंट यहाँ से निकल रहा है। तो मैं अब करंट डिवीजन टेक्निक से I डबल डैश वैसे निकाल करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ये 4 ओम और ये 4 ओम, तो करंट आधा आधा बढ़ जाएगा, 1/2 एम्पियर यहाँ चला जाएगा, 1/2 इधर चला जाएगा, तो I डबल डैश की वैल्यू होगी 1/2 एम्पियर। I डबल डैश इक्वल टू 1/2 एम्पियर। तो बस अब टोटल करंट क्या होता है, I डैश प्लस I डबल डैश, पहले करंट सोर्स के कारण निकाला, फिर वोल्टेज सोर्स के कारण निकाला और जोड़ दो। वहाँ वैल्यू 1/4 आ रही थी, ये 1/2 है, देखते 1/4 ही थी ना वो वैल्यू, यस ये 1/4 थी, ये 1/2। तो हाफ वैल्यू में 0.25 वैल्यू जुड़ेगी, तो 0.75 एम्पियर, ये आंसर आ जाएगा, यही होना चाहिए। करके देख लो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है। 4 LCM हो गया, तो यहाँ 1, यहाँ 2 टाइम्स, तो ये 3/4 आ गया, 0.75। तो देखते हैं ऑप्शन मैच हो रहा है कि नहीं।
यस करेक्ट। 4 ओम में 0.75 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत लंबा चला गया, इसको देखते हैं और कोई दूसरी टेक्निक से कम समय में करने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ये यहाँ पर मैं इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज़ करके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ ये सर्किट को। चलो मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है। चलो उस क्वेश्चन को करते हैं। पहले इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो जब इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 4 वोल्ट, ये 2 ओम सीरीज में आ जाएगा। अगर प्रॉब्लम है तो आपको नहीं समझ में आ रहा है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो मेरा नाम सर्च कीजिए यूट्यूब पे, वहाँ आपको प्ले लिस्ट मिलेगी और प्ले लिस्ट में यूनिट 1 में मैंने ये एक्सप्लेन किया है, वहाँ पर देख लीजिए, किसी एक लेक्चर पे लिखा होगा मैंने। ठीक है, तो ये कर दिया। ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 4 ओम, ये 2 ओम, ये हो गया 4 वोल्ट। अब एक काम करो, यहाँ पे लगा दो नोडल एनालिसिस। इसको VA वोल्टेज है तो VA माइनस 4 अपॉन 4 प्लस VA माइनस 0/4 प्लस VA माइनस 4/2, VA माइनस 4/2 इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करते हैं तो VA कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4, यहाँ 1/2। ये देखो, ये 0.25 मिलके 0.5 मतलब 1/2, और ये 1/2 मिलके 1 हो जाएगा। तो ये VA इंटू 1 VA ही रहेगा, तो ये माइनस 4/4 इससे आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। 4/4 1, 0/4 कुछ नहीं आएगा, 4/2 इससे आ जाएगा तो प्लस का 2 आ जाएगा, तो ये आ गया 3। तो VA की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3 वोल्ट। तो VA 3 वोल्ट आ गया, तो मुझे इस 4 ओम में करंट चाहिए। तो 4 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है, VA माइनस 0/4 करंट इन 4 ओम, आई 4 ओम, VA माइनस 0/4, और VA कितना 3/4 आगे 0.75। इससे भी ये क्वेश्चन कितनी जल्दी हो गया। तो आपको जो मन करे उस टेक्निक से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये थोड़ा टाइम सेविंग मेथड है, तो आप इस टेक्निक का यूज़ कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ID 920, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर थ्रू द लोड रेजिस्टेंस RL इन द गिवन सर्किट डायग्राम। इस गिवन सर्किट डायग्राम में मुझे लोड करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करूँगा, मैंने आपको बताया था कि अगर इस प्रकार का सर्किट हो, किस प्रकार का, जैसा कि ये यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, ये R1 है, ये V1 है, R2 है, ये V2 है, R3 है, V3 है। इस प्रकार का सर्किट यदि बना हुआ है और हमें करंट फाइंड आउट करना है इस लोड में, तो ये जो सर्किट है, इतना पोर्शन, हम इसे इक्विवेलेंट सर्किट, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स होगा और एक रेजिस्टेंस होगा, R इक्विवेलेंट, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और इस लोड को यहाँ हम प्लेस कर देंगे। तो इस थ्योरम को बोलते हैं मेलमैन्स थ्योरम। इस सर्किट को इसमें कन्वर्ट करने के लिए हम जिस थ्योरम का यूज़ करेंगे वह है मेलमैन्स थ्योरम। तो मैं बताता हूँ कि ये मेलमैन्स थ्योरम क्या है। ये जो टोटल वोल्टेज है, इसकी वैल्यू रहेगी टोटल वोल्टेज बाय मेलमैन्स थ्योरम V1 इंटू G1 प्लस V2 इंटू G2 प्लस V3 इंटू G3 अपॉन G1 प्लस G2 प्लस G3। ठीक है, ये हो जाएगी टोटल वोल्टेज, इस टोटल वोल्टेज की वैल्यू। ये G1 क्या है 1/R1, G2 क्या है 1/R2, G3 क्या है 1/R3। तो ये टोटल वोल्टेज आ जाएगा। अब R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है मुझे, तो ये भी इजी है। जो R इक्विवेलेंट आएगा इस मेलमैन्स थ्योरम के थ्रू, ये रहेगा 1/G1 प्लस G2 प्लस G3। तो हमारे क्वेश्चन को हम फाइंड आउट करते हैं इसी टेक्निक से। ये क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ मुझे VT फाइंड आउट करना है।
तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वी टी हो जाएगा V1 इंटू जी वन, V1 कितना है 10, G1 क्या है 1/R1 अपॉन 1, V2 इंटू G2, V2 कितना है 5 वोल्ट, G2 क्या हो जाएगा 1/2, तो ये 2 यहाँ हो जाएगा, V3 इंटू जी थ्री, V3 10, G3 कितना हो जाएगा 1/4, यहाँ 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, ये G1 प्लस G2 प्लस G3। तो इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो 1 2 4 का जो एलसीएम आ जाएगा ये आ जाएगा 4, तो 4 1 टाइम्स तो यहाँ 40 आ जाएगा, ये 20 टाइम्स तो यहाँ 100 आ जाएगा, ये 1 टाइम्स तो यहाँ 10 ही रहेगा। फिर नीचे वाला एलसीएम लेते हैं, फिर यहाँ भी एलसीएम 4 आ जाएगा, ये 4 टाइम्स तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2 टाइम्स तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 टाइम्स तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसे रहने देते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, जो हो जाएगा 140 150 150, ये 4 2 6 6 7, तो जो टोटल वोल्टेज आ जाएगा ये 150/7 वोल्ट आ गया। अब आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करता हूँ, आर इक्विवेलेंट 1/G1 प्लस G2 प्लस G3, G1 प्लस G2 प्लस G3, तो 1/G1 कितना हो गया 1/1 1/2 1/4, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/, यहाँ पर एलसीएम 4 आ जाएगा, तो 4 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 ऊपर चला जाएगा 4/7, ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मेरे पास टोटल वोल्टेज भी आ गया, आर इक्विवेलेंट भी आ गया, बस यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ और आर एल 6 ओम है, तो वी टी कितना हो गया यहाँ पर, वी टी कितना निकल कर आया है 150/7, 150/7, आर इक्विवेलेंट कितना निकल कर आया 4/7 से आया, यस, ये 4/7 हो गया, आर एल कितना है 6 ओम, तो बस अब आई की वैल्यू बहुत इजीली आ जाएगी, आई कितना हो गया 150/7 अपॉन 4/7 प्लस 6, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो ये 150/7, ये हो जाएगा 42 प्लस 4 46/7, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 150/46, ये वैल्यू आ गई यहाँ पर 3.26 एम्पियर। अब चेक करते हैं आ रही कि नहीं वैल्यू, 3.26 एम्पियर नहीं आ रही यार, क्या गलती कर दी हमने, जो मेल्टनस थ्योरम तो यही है, एक मिनट में चेक करता हूँ क्या प्रॉब्लम है। अच्छा हमारे यहाँ गलती हुई है, ये देखो यहाँ पर 4 एलसीएम है तो ये 2 टाइम्स आएगा तो यहाँ 10 आएगा, तो यहाँ 10 आना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर कितना 1 आना चाहिए, तो 1 का 10 ठीक है, यहाँ सही है, तो इसे थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10 10 20, ये 60, यहाँ 60/7 आ जाएगा, ये 60/7, ये 60/7, और बाकी आर इक्विवेलेंट सही है, यहाँ 60/7 कर देता हूँ, तो यहाँ 60/46 आएगा, 60/46, तब वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 60/46 आ जाएगी वैल्यू 1.3 एम्पियर। चेक करो जरा कितना आ रही क्या वैल्यू, यस 1.3 करेक्ट, तो माय मेल्टनस थ्योरम इज करेक्ट।